हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 135 पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 135 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 135 को पढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि अनुच्छेद 135 से जो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 135 से जो क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि उच्चतम न्यायालय की अंतरित शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, यानी उच्चतम न्यायालय की जो ट्रांसफर्ड पावर है वह किस अनुच्छेद के तहत जो है दी गई है। तो इसका आंसर यह होगा कि उच्चतम न्यायालय की जो अंतरित शक्ति है वह 135 के अंतर्गत दी गई है। अंतरित शक्ति जो है क्यों, इसके बारे में जो है हम समझते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि जो है हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है भारत ने अपना जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले जो है भारत में एक फेडरल न्यायालय जो है भारत में जो है काम करता था, और जिसको जो है संघीय न्यायालय भी कहते हैं। फेडरल न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, जिसमें जो है भारत में एक जो है संघीय न्यायालय या फेडरल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है 1937 में जो है भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और इसी के तहत जो है भारत में जो है अपीलें सुनी जाती हैं, और फेडरल न्यायालय की जो के निर्णय के विरुद्ध जो अपील होती थी वह प्रीवी काउंसिल में होती थी। जो प्रीवी काउंसिल जो इंग्लैंड में थी, जो प्रीवी काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल के बारे में जो है कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि जो प्रीवी काउंसिल थी जो है वह जो है कोई न्यायालय नहीं थी जो इंग्लैंड में थी। वह जो है वहाँ के जो सम्राट वहाँ का राजा होता था, यानी जो सम्राट होता था उसकी एक सलाहकारी परिषद थी, उसी को जो है प्रीवी काउंसिल कहते थे। जो है सलाहकार परिषद थी वही जो है कानून से संबंधित जो भी सलाह है वहाँ के सम्राट को देती थी। तो प्रीवी काउंसिल के बारे में अगर जो है कभी कहीं प्रश्न आए कि प्रीवी काउंसिल क्या थी, तो प्रीवी काउंसिल जो है न्यायालय नहीं थी। प्रीवी काउंसिल जो है सलाहकारी परिषद थी, मतलब कि कानून पे जो है सलाह देती थी सम्राट को, और उन कानूनों पे सलाह देती थी। जैसे कि इंग्लैंड जो है के बहुत सारे उपनिवेश जो है देश थे, उनसे जो अपीलें जाती थी उनके बारे में जो है अपीलों को जो है अपील के बारे में जो सलाह देती थी वह सम्राट को देती थी। तो ये प्रीवी काउंसिल थी। अब देखते हैं जो फेडरल न्यायालय था वह भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय था। और उसके बाद जब जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद जो है 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये प्रश्न जो है जनरल नॉलेज यानी जीके में पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस डेट को हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी को नहीं हुई थी, बल्कि 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और जो भारत का जो संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय था, फेडरल न्यायालय था, उसकी जो अधिकारिता और जो शक्तियों का प्रयोग जो है फेडरल न्यायालय करता था, उसको जो है अंतरित करके जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को दे दी जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अंतरित अधिकारिता जो है उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 135 के तहत जो है किया गया है। 135 में जो है यही प्रावधान किया गया है कि जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना के पहले जो है जो भारत का जो संघीय न्यायालय था या जो फेडरल कोर्ट था, जो अधिकारिता का प्रयोग करता था और जो शक्तियों का प्रयोग करता था, वे सारी शक्तियों का प्रयोग और अधिकारिता का प्रयोग जो है अब भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। तो ये प्रश्न जो अगर आए तो वो अनुच्छेद 135 के सही होगा कि उच्चतम न्यायालय की जो अंतरित शक्तियां हैं जो है उच्चतम न्यायालय की अंतरित शक्तियां अनुच्छेद 135 के तहत प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं
अनुच्छेद 135 में जो है क्या जो है क्या मतलब बताया गया है। तो अनुच्छेद 35 में जो है एक शब्द आता है विद्यमान विधि। अब इसको समझते हैं, यानी एग्जिस्टिंग लॉज या लॉ इन फोर्स, यानी विद्यमान विधि क्या होती है। तो विद्यमान विधि वह विधि है जो भारत का संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो कानून जो है भारत में लागू थे, यानी जो विधियां नियम भारत में लागू थे, और वे जो है 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद भी लागू हैं। यानी संविधान लागू होने के पहले लागू थे और संविधान लागू होने के बाद भी वो विधियां जो है भारत में अभी भी लागू हैं या भारत में अभी भी जो है प्रवर्तन में है। उन विधियों को जो है विद्यमान विधि जो है संविधान एक नाम देता है, वह नाम है विद्यमान विधि, यानी लॉज इन फोर्स या एग्जिस्टिंग लॉज। विद्यमान विधि की जो परिभाषा दी गई है वो आप देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान में जो है विद्यमान विधि की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 2 जगह दी गई है। एक आर्टिकल जो है 13 के तहत दी गई है, यानी आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के जो है क्लॉज यानी सब क्लॉज बी में जो है लॉज इन फोर्स की परिभाषा दी गई, यानी विद्यमान विधि की परिभाषा दी गई है। और दूसरी जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद जो है 366 में जो परिभाषा दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं। तो अनुच्छेद 366 के जो है क्लॉज जो है 10 में दी गई, यानी क्लॉज 10 में जो है विद्यमान विधि की परिभाषा दी गई है। तो वहाँ पे भी जो है विद्यमान विधियों को जो है परिभाषित किया गया है। तो अब देख लेते हैं जो है बेयर एक्ट में क्या दिया गया है अनुच्छेद 135 में। तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना, यानी जो फेडरल न्यायालय की जो अधिकारिता होगी और वो जो शक्तियाँ होंगी वह उच्चतम न्यायालय प्रयोग किया। वही यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया है कि फेडरल न्यायालय की जितनी भी अधिकारिता होगी और ये जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो उच्चतम न्यायालय को यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और भारत का उच्चतम न्यायालय उन्हीं शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करेगा। आगे यहाँ पे लिखा है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिनको अनुच्छेद 133 134 के उपबंध लागू नहीं होते अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियाँ फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होती थी। इसमें यह कहा गया है कि मतलब कि ऐसे विषय जिन पर जो है अनुच्छेद 133 और 34 के जो है प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो संविधान में सिविल मामलों में अपील का प्रावधान जो 133 में दिया गया है और 134 में जो क्रिमिनल मामलों में अपील का प्रावधान किया गया है। ऐसे विषय जिन पर ये मतलब कि इन अनुच्छेदों के तहत जो लागू नहीं, ये अनुच्छेद जो है उन विषयों पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन उन विषय पर जो है फेडरल न्यायालय को शक्ति प्राप्त थी, जो है अधिकारिता प्राप्त थी, जो है उन पर जो है सुनने के लिए। तो भले ही जो है अनुच्छेद 134 और 133 में उन विषयों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता जो है संविधान के तहत ना दी गई हो, लेकिन यदि फेडरल न्यायालय उन विषयों में अधिकारिता का प्रयोग करता था तो जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है अभी भी उन विषयों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। यही अनुच्छेद 135 में जो है बताया गया है विद्यमान विधि के तहत। इसमें जो है एक ही प्रश्न जो बनता है, जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अंतरित शक्ति या ट्रांसफर शक्ति का प्रावधान जो है भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो वह अनुच्छेद 135 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 35 भी जो है कई बार जो है कंपटीशन एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन बन चुका है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 136 और 137। अभी 147 तक अभी जो है काफ़ी मतलब बचा है उच्चतम न्यायालय के तहत पढ़ने के लिए। उच्चतम न्यायालय का एक एक जो है आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है लगभग कोई ऐसा आर्टिकल नहीं होगा जिससे जो है कंपटीशन एग्ज़ामों में
या जीके में जो है प्रश्न ना बनते हों, इसलिए हम एक एक अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, किसी भी अनुच्छेद को छोड़ नहीं सकते हैं। जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 136, जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी जो है विशेष इजाज़त से अपील के बारे में जो है इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, केसेस के सहित पढ़ेंगे।